ये बात जंग अजीम शुरू होने के कुछ ही देर पहले की है। एक मर्तबा पोलैंड के सिपाही ईरान के मुल्क से होकर गुजर रहे थे। तभी उन सिपाहियों की नजर एक बच्चे पर पड़ी जो भालू के एक बच्चे के साथ खेल रहा था। इस बच्चे ने सिपाहियों से कहा कि उसकी मां मारी जा चुकी है, इसलिए वो उस भालू को अपने साथ घर ले आया था। सिपाहियों ने बच्चे को कुछ पैसे दिए और भालू के बच्चे को अपने साथ रख लिया। उन सिपाहियों का कहना था कि हमने भालू के बच्चे की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की और उसे अच्छे तरीके से ट्रेन भी किया। जब दूसरी आलमी जंग शुरू हुई तो वो भालू का बच्चा काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसका वजन 220 किलोग्राम तक हो चुका था। जब वो सीधा खड़ा होता तो उसकी हाइट 7 फुट तक होती थी। पोलैंड के सिपाहियों ने उस भालू के बच्चे का नाम वोजटेक रखा था। सिपाहियों के कहने के मुताबिक वोजटेक काफी समझदार था। वो हमारे इशारे और जबान बआसानी समझ जाता था। सिपाहियों के साथ रहते हुए उस भालू के बच्चे में कुछ बुरी आदत मुंतकिल हो चुकी थी। भालू का वो बच्चा शराब पीता और सिगरेट नोशी करता। सिपाहियों का कहना था कि ये भालू हमारे साथ रोजाना कुश्ती भी लड़ता था और वो हमें आसानी से हरा भी देता था। जब दूसरी आलमी जंग शुरू हुई, सिपाही जंग में गए तो वो भालू भी उन सिपाहियों के साथ ही उनकी रिहाइश में रहता था। जब सिपाही जंग में लड़ रहे होते थे तो भालू उनकी जरूरत का सामान और गोलियों की पेटियां उन तक पहुंचाता था। यहां तक कि जो सिपाही जंग में जख्मी हो जाता था, ये भालू उसे बाहिफाजत कैंप तक लेकर जाता। जहां पर तोप के गोले को उठाने के लिए 2 सिपाहियों की जरूरत होती थी, वहां पर यह भालू अकेला ही काम कर लेता था। ये भालू काफी समझदार था, इसलिए बहुत जल्द ये पूरे पोलैंड में मशहूर हो गया। ये 1943 की बात है। पोलैंड के फौजियों को इटली जाने का हुक्म मिला। ये फौजी जब इटली के लिए रवाना हुए तो वो चाहते थे कि ये भालू भी उनके साथ चले। कानून के मुताबिक इटली सिर्फ फौज के सिपाही ही जा सकते थे, इसलिए इस भालू को भी बाकायदा तौर पर फौज में भर्ती करवाया गया। इसके बाद उसे यूनिफॉर्म पहनाया गया और एक बंदूक भी पकड़ाई गई। फिर फौज इस भालू को अपने साथ इटली ले गई। पोलैंड के फौजियों का कहना था कि वो भालू को अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। वो हर तरह से हमारी मदद करता था। जब हम जंग के बाद थके हारे कैंप में पहुंचते तो भालू को देखकर हमारी सारी थकान दूर हो जाती थी। फिर हम साथ में कुश्ती खेलते और शराब नोशी करते। ये भालू पोलैंड की फौज के साथ इराक, सीरिया और स्कॉटलैंड में भी जंग लड़ चुका था। लोग ये देखकर हैरान थे कि कैसे एक भालू पोलैंड के फौजियों की मदद करता है। जब दूसरी आलमी जंग इख्तिताम पजीर हुई, पोलैंड के फौजी वापस अपने वतन लौटे, तब इस भालू को रिटायर्ड कर दिया गया और उसे एक चिड़ियाघर में रखा गया। इस चिड़ियाघर में उसे हर तरह की आसाइश मुयस्सर थी, यानी कि वो शराब और सिगरेट नोशी का आदी था तो उसे वो चिड़ियाघर में दिया जाता था और फौज के सिपाही उसे वक्फे वक्फे से मिलने आते रहते थे। ये भालू 1963 में मर गया। आज भी पोलैंड के वो फौजी जिन्होंने भालू के साथ वक्त गुजारा था, उनका कहना था कि वो सारी जिंदगी का बेहतरीन वक्त था जो हमने भालू के साथ गुजारा। दोस्तों, इस आदमी का नाम एलन नाइट है। ये 2011 की बात है। एलन ने एक आदमी के साथ फ्रॉड किया। वो आदमी एलन के पड़ोस में रहता था। एलन ने उस आदमी के खाते से 40,000 पाउंड निकाल लिए। जब उस आदमी को इस बात का पता चला तो उसने एलन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। एलन इस बात से डरने लगा कि पुलिस किसी वक्त उसे पकड़ सकती है, तो वो शदीद किस्म की बीमारी का ड्रामा करने लगा। यहां तक कि जब पुलिस उसे पकड़ने आई तो वो कोमा में चला गया। उसकी बीवी कहने लगी कि इसका जिस्म लकवे के मरज में मुब्तला हो गया है। एलन को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस यही समझती रही कि वो शदीद बीमारी में मुब्तला है, इसीलिए उससे कुछ भी पूछना मुमकिन नहीं है। हैरानगी की बात यह थी कि 2 साल तक ये मुसलसल यही खेल खेलता रहा, मगर 2014 में उसका भांडा फूट गया। हुआ यह था कि एलन अपनी फैमिली के साथ एक मॉल में घूमने गया था और वहां का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस एलन को पकड़कर ले जाती है, मगर एलन ऐसे ही ड्रामे करना शुरू कर देता है। मगर फिर भी पुलिस उसे पकड़कर थाने में ले आती है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलन की बीवी ने प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा कि उनका शौहर काफी बीमार है, मगर फिर भी पुलिस जोर जबरदस्ती करके उसे थाने ले गई। मगर उनकी ये मेहनत बेकार जाती है। इन दोनों मियां बीवी को कोर्ट में पेश किया जाता है। एलन नाम के इस आदमी ने बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड किया, इसलिए उस पर 19 से ज्यादा केस दर्ज हुए। कोर्ट में एलन को 14 महीने और उसकी बीवी को 10 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, 1963 में मुडेसी रिचलर ने इनकम्पैरेबल अटैक नॉवल लिखा। ये नॉवल पूरी दुनिया में मशहूर हुआ।
1977 में कनाडा की एक फिल्म डायरेक्टर नॉर्मन जेविसन ने इस नॉवेल पर एक फिल्म बनाने के बारे में सोचा और जेविसन ने मशहूर स्क्रिप्ट राइटर डॉट क्रॉल को स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा। इस शख्स को स्क्रिप्ट लिखने में 2 साल लग गए और 1979 में फिल्म का स्क्रिप्ट बनकर तैयार हुआ। मगर इस स्क्रिप्ट ने सबको ऐसा घुमाया जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। सबसे पहले फिल्म में हीरो के रूप में एक कॉमेडियन एक्टर जॉन बेलुशी को चुना गया और उनको स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दिया गया। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जॉन बेलुशी ने फिल्म में काम करने की हामी भर ली, मगर उससे कुछ ही दिन बाद ये शख्स होटल के एक कमरे में मुर्दा पाया गया। बाद में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें पता चला कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई है। इस वाक़े के बाद फिल्म के प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। बाद में एक और कॉमेडियन एक्टर सैम केनिसन को इस फिल्म में लेने के बारे में सोचा गया। सैम को भी फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दिया गया। जब उसने स्क्रिप्ट पढ़ा तो उसने कहा कि इस स्क्रिप्ट में थोड़ा रद्दोबदल करना चाहिए, मगर फिल्म के डायरेक्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस बात के कुछ ही अरसे बाद सैम का बहुत बुरे तरीके से कार एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। उस वक्त कार में उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। उसने बताया कि वो मरने से पहले कोई अल्फाज बोल रहा था। वो कह रहा था, आई डोंट वॉन्ट टू डाई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गैबी ताकत से बात कर रहा हो। और फिर उसने आखिरी सांसों में 3 दफा ओके कहा। वो एक्टर ऐसा क्यों बोल रहा था ये कोई भी नहीं जानता। सैम मरने के बाद लोगों को लगने लगा कि हो सकता है ये स्क्रिप्ट आसेबज़दा हो, इसलिए जो भी स्क्रिप्ट पढ़ता है उसके साथ ऐसा कोई वाकया पेश आ जाता है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे और उन लोगों में एक एक्टर जॉन कैनेडी भी शामिल था। उसको इस फिल्म में हीरो के तौर पर चुना गया और 1993 में उसे पढ़ने के लिए वो स्क्रिप्ट दिया गया। मगर इस बात के कुछ दिनों बाद जॉन कैनेडी भी होटल के कमरे में मुर्दा पाया गया। उसके मरने की असल वजह क्या थी कोई भी नहीं जानता। माइकल और डोनोगे नाम के आदमी ने ही स्क्रिप्ट को जॉन कैनेडी और बेलुशी को पढ़ने के लिए दिया था और इसी दौरान माइकल ने भी इस स्क्रिप्ट को काफी दफा पढ़ा। हो सकता है माइकल के मरने के पीछे भी यही स्क्रिप्ट हो। माइकल की मौत ने लोगों में ये यकीन कामिल कर दिया कि फिल्म का स्क्रिप्ट आसेबज़दा है। हो सकता है इसीलिए लोग पुरअसरार तरीके से मरते जा रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग ही रहा था, इसलिए फिल्म के स्क्रिप्ट में कुछ रद्दोबदल किया गया। तब्दीली करने के बाद फिल्म के स्क्रिप्ट को एक एक्टर क्रिस फॉर्ली और जॉन हार्कमैन को पढ़ने के लिए दिया गया। दोनों ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर ली, मगर ये भी एक एक करके दोनों मर गए। इन दोनों की मौत ने लोगों को हिलाकर रख दिया। लोग फिल्म के इस स्क्रिप्ट से डरने लगे थे। इसी वजह से फिल्म के प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इसके हकीकी स्क्रिप्ट को कहीं अंधेरी जगह पर छुपा दिया गया ताकि कोई और आदमी इस आसेबज़दा स्क्रिप्ट का शिकार ना हो। इस स्क्रिप्ट की कॉपी आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। इसके असली स्क्रिप्ट को कहां पर छुपाया गया ये कोई नहीं जानता। ये काफी हैरानकुन है कि एक स्क्रिप्ट पढ़कर इतने लोग कैसे मौत के मुंह में जा सकते हैं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा हो सकता है कि ये किसी डरावनी फिल्म का स्क्रिप्ट हो, मगर ऐसा नहीं है। ये एक मज़ाहिया फिल्म का स्क्रिप्ट था।